आज का ही दिन 14 अप्रैल 1891 में एक सामान्य घर में एक बच्चा जन्म लेता है। पढ़ाई की रुचि होती है। भगवान ने उसको कुछ इस प्रकार की विलक्षण बुद्धि दी कि वो निरंतर अपने प्रयास से आगे बढ़े। उस समय की बात और हमारे लोगों का बचपन का समय, अपने देश में ये छोटा बड़ा ऊंच नीच, जाति भेद, छुआछूत, ये आसमान पे चढ़ के बोलता था। हमने भी जब अपने स्कूल जाते थे ना, तो हमें किसी का हल्का सा हाथ लग जाता तो हमारे माँ बाप सोने के छींटे देके हमको पवित्र करते थे। आप समझ सकते हो कि उस समय में विद्यालय में जाना और विद्यालय में पढ़ना और सबसे अलग कोने में बैठना, न कोई पानी के हाथ लगाने देता, न नल के हाथ लगाने देता है। यहाँ तक कि कुएं पे पानी पिए तो कुआं गंदा हो जाता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी एक व्यक्ति के मन का संकल्प इन सब दीवारों को ढहा देता। इसलिए व्यक्ति चाहे कितने भी कष्ट आए, उतार चढ़ाव आए, अगर उसका निश्चय है और पूरे मन वचन से अगर वो अपने काम में जुटता है, तो ऊपर वाला उसकी हर तरह से मदद करता है। मैं सोचता हूँ उसकी वो सारी बचपन की कहानियां आपने पढ़ी, मैंने पढ़ी, लेकिन इस आदमी ने इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर कोई कटुता के रूप में इतना जरूर था कि उन्होंने कई बार ये सवाल खड़ा किया, ये भेदभाव हमारा हमको बहुत कचोटता है। और आपने देखा कि बड़ौदा के नरेश ने उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड तक भेजा। इसका मतलब उनमें एक चीज जो खाबियत थी वो थी विलक्षण बुद्धि। ये बुद्धि कोई तैयार कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, आदमी का लगन चाहिए, बुद्धि तो उसके साथ साथ आ जाती। इस आदमी की लगन थी और उसके कारण से उसने जिस अध्ययन और बैरिस्टर को दोबारा आने के बाद फिर गए और उसके बाद बैरिस्टर बनकर के फिर भारत में आए। उस समय भी उनकी प्रतिभा दुनिया ने देखी कि वास्तव में ये जो बच्चा है इसको भगवान ने क्या टैलेंट दिया है। और मैं सोचता हूँ उस समय में कानूनी पढ़ाई की दृष्टि से इतनी बड़ी डिग्रियां किसी के पास थी तो उनके पास थी। इसका मतलब हम सबको सीखने की जरूरत है कि हमारा घर छोटा है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको ये है, ये रोने से कोई काम नहीं चलता। इन सब से मुकाबला करना ये आदमी को मजबूत बनाता है। संघर्ष आदमी को गढ़ता है। अगर उनके जीवन में संघर्ष नहीं आता ना तो ये संविधान ऐसा नहीं बनता। इस संविधान के पीछे जो धारणा है, मजबूती है, वो यह है कि इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई अंतर नहीं, न आदमी में है, न पुरुष में है, न छोटे में है, न बड़े में है, इस जाति का न उस जाति का, कुछ नहीं। सबको बराबर एक मत का अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। इस प्रकार की सोच का संविधान जो इंग्लैंड हम पे राज किया ना, वो महिलाओं को मताधिकार कई वर्षों बाद दे पाया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से मिल गया है। और ये संविधान की विशेषता केवल मैं और आप नहीं स्वीकार करते हैं, दुनिया स्वीकार करती है कि इस मेहनत, लगन, परिश्रम से उस आदमी ने इतने कम समय में दुनिया के सारे संविधान को पढ़ लिया और उसमें से जहां जहां से जो अच्छी बातें लगी उन सबको मिलाकर एक आदर्श संविधान बनाया। और संविधान सभा ने भी उसको 26 नवंबर के दिन उसकी सहमति दी। तो वास्तव में तो संविधान दिवस 26 नवंबर है, पर इस देश में लागू क्योंकि बाद में हुआ 26 जनवरी के दिन
इसलिए ये गणतंत्र की स्थापना इसमें से हुई। बाकी इससे पहले राजस्थान तो रियासतों का राज्य था। इन सबको हटा करके एक लोकतंत्र की स्थापना की। और लोकतंत्र की तारीफ देखो, इतने सरकारें आई है, इतनी गई, कोई हिंसा नहीं हुई। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, एक कागज लेकर के तुरंत त्याग पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास चले गए कि भाई ये जनता जो मैंडेट देगी, यह है लोकतंत्र की खूबी। ये लोकतंत्र बनाया किसने? ये संविधान की रचना कहां से की? ये जो आज आप सबको हमको अधिकार मिला हुआ ना, ये उस आदमी की मेहरबानी के कारण से है कि आप और मैं दोनों आमने सामने बैठे हैं। बाकी ये मौका भी नहीं मिलता था। तो वास्तव में उसकी जो बात है वो पकड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य उनका यह रहा कि प्रारंभ से जबकि उनको कानून मंत्री बनाया था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस समय में बड़ा डट के विरोध किया कि 370 की धारा देना और लगाना कोई अर्थ नहीं है इस संविधान में। भारत को यदि एक रखना है तो सबको बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा। और इतने वर्षों के बाद अब जाकर के धारा 370 समाप्त होने पे वहां का जो हमारा सफाई का कर्मचारी है ना, वो जिंदगी भर तक वो और उसकी औलाद केवल और केवल सफाई के अलावा कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता था। आज 370 हटने के बाद वो सब दृष्टि से बराबर की जगह योग्यता को लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का। मैं सोचता हूं कि वास्तव में उस व्यक्ति ने, और हमारा और आपका सौभाग्य है कि 90 में पहली बार उनको भारत रत्न मिला। इतने लंबे समय के बाद, देश की आजादी के इतने वर्ष निकल जाने के बाद, ये सब जानते हुए कि उस व्यक्ति का योगदान इस भारत के लोकतंत्र को खड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं मिला। केवल लोकसभा में चित्र लगाना, वो भी चंद्रशेखर कांग्रेस के होते हुए कांग्रेस से निकल करके जब बीपीसी की सरकार में आए थे, तब पहली बार उस हॉल में उस महापुरुष का चित्र भी उसके बाद। और देश के प्रधानमंत्री ने मतलब इस बात के लिए अपना बहुत ही एक तरह से ऋण जाहिर किया कि ऐसे महान व्यक्ति जो लोगों को भविष्य में कुछ सिखा सकता है, कुछ लोगों को देश के लिए कर गुजरने की ताकत दे सकता है। उन्होंने 5 स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में विकसित करके दुनिया के सामने रखा है कि भारत में ज्ञान और समर्पण का सम्मान जाति पाति पद लालसा से ऊपर उठ करके है। और आज की तारीख में इंग्लैंड में जहाँ वो पढ़े थे और जहाँ रहे थे, वहाँ उनका स्मारक बनाने के लिए इतना पैसा दे करके जमीन खरीद करके आज स्मारक खड़ा है, उनके जन्म स्थान पे खड़ा है, उनके निर्वाण स्थल पर खड़ा है ना। एक तरह से जिस व्यक्ति को लोगों के सामने रखा है, और आपने देखा कि पिछली कुछ सरकार ने अंबेडकर भवन के नाम से हर जिला केंद्र में बनाया। यह जो कारण है ना, उसमें आप लोगों का ये निरंतर संघर्ष और कार्यक्रम भी बहुत बड़े सहायक है। अगर आप सब लोग भी उसके बाद शांति से सो जाते ना, तो ये सारे अधिकार जो मिले हुए आज की तारीख में अंबेडकर को, वो शायद मिलते कि नहीं मिलते। आज हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, पर केवल और केवल उनका ये मनाना और भाषण मेरे देना ना आपको सुनना, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर एक अंबेडकर अपने आप को इतना ऊपर उठा सकता है, तो भगवान ने मशीन तो अपने को भी वही दी है ना। कोई पुर्जा बदला है, उसी ने इस मशीन से ही काम किया ना। तो उसके पीछे जो लगन, समर्पण और जिद चाहिए, वो व्यक्ति को बनाता है। अगर महाराणा प्रताप इन संघर्षों में, इन पहाड़ियों में घूमते हुए संघर्ष का बीड़ा उठाता नहीं था, तो आज दुनिया का सिरमौर बन सकता था क्या? तो वास्तव में संघर्ष व्यक्ति को बनाता है, घड़ता है। संघर्ष से घबरा के भागने से काम नहीं चलता है। ये मनाया इसलिए जाता है कि देश उनका बहुत कर्जदार है, जिसने इस प्रकार का समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है।
ये आरक्षण और आरक्षण केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा तक रह गया। देखिए जो त्योर चमत्रा पंचायत में आया और उसके बाद जो अभी आपने देखा होगा जो कानून बना है, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया है। जो आरक्षण की बीच में बहनों को भी अधिकार होगा कि वो भी लोकसभा में जाकर करे। और आज आप और मेरे को राम धर्म से को यार कितना आनंद होता है। इस देश के प्रधानमंत्री में पिछली बार राष्ट्रपति बनाया गोविंद जी वो शेड्यूल कास्ट का, और अब की बार एक आदिवासी की गरीब बच्ची झोपड़ी में पैदा हुई। आप और मैं तो क्या दुनिया कल्पना नहीं कर सकता यार, पर ये देश के प्रधानमंत्री की सोच देखो। एक सामान्य महिला जो आदिवासी की बेटी है वो आज देश के नंबर 1 वाले स्थान पर तीनों जो आर्मी है ना उसको कमांड करती है। ये देश का गौरव है। दुनिया समझती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तारीफ किस कारण से हुई, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र का ये संविधान लिखने में सबसे ज्यादा अगुवाई अम्बेडकर ने की थी, जिसके कारण से आज स्थिति हुई। इसको समझना नहीं, और समझ करके मैं सोचता हूँ अपने नई जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपने जीवन में आगे बढ़ाने की तरक्की करना है। अगर केवल और ज्ञान नहीं होता, वो कितना ही कुछ भी होते, कोई कुछ नहीं होता। और ज्ञान ऐसी चीज है जिसमें कोई दुनिया रोक नहीं सकती किसी को भी। मैदान उसके सामने पड़ा है, वो कितना कदम चल सकता है ये को तय करना है। तो मैं सोचता हूँ कि आज के दिन, क्योंकि बहुत भी अधिकारी बैठे हैं और आज आप हमारी जांच करवाई, उन्होंने कैसे टैग नहीं आपके बहुत छाया है, हमारे बिल्कुल छाया नहीं, बेकार नहीं है। आज पहचानों की फिर टैग नहीं है, पर आयोजकों का, आपकी टीम का, और सच में मानसी जी आपने जिस प्रकार का कीर्तिमान इस आदिवासी बच्चे के रूप में किया है, शायद ये पहला बच्चा है जिसने अंग्रेजी में PhD प्राप्त किया। इसका मतलब भगवान आपको देता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डिग्री का क्या मिलेगा, ये डिग्री का मिला, जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जो ज्ञान मेरे पास है वो तो मेरी बपोती है, वो कहाँ जाएगी। और मैं सोचता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, ऐसे अपने बाकी साथियों को भी अपने बराबर लाने का प्रयत्न करो, उनको कोचिंग करके आगे बढ़ाओ। हमारे बच्चे भी IAS बनना चाहिए। वो अपने माता पिता के आधार से नहीं बन सकता, समाज माता पिता बनकर के उस बच्चे को उठाने का प्रयास करेंगे ना तो 100% आपको हर साल सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मैं सोचता हूँ प्रयत्न करना चाहिए इस कार्यक्रम में। और एक बार फिर उस महामानव को मैं प्रणाम करता हूँ और उससे आशीर्वाद दें कि हम ईमानदारी से एक जनसेवक की तरह से जनता की सेवा कर सके, ताकि हम अपना जीवन का जो कर्जा चढ़ाया है जनता ने उसको थोड़ा बहुत उतार सके। धन्यवाद। जय भीम।